हेलो दोस्तों, वेलकम टू अंशिका कोचिंग। कैसे हैं आप सब? आप लोगों के लाइक्स, कमेंट, सब्सक्राइब देखकर बहुत ही प्रसन्न हूं मैं। और ऐसे ही प्यार देते रहें और आपसे उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही नए नए वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा। और जैसा कि 6 तारीख को हिंदी का पेपर है, क्लास 9th की बात हो रही है, तो जो जो प्रश्न आपके पेपर में संभावित प्रश्न आ सकते हैं आज उस पर चर्चा होगी। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होगा आज आपके लिए। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपको ये पेपर में प्रश्नों को देखने को मिलेगा। तो आपसे आशा करते हैं कि वीडियो को पूरा देखें और अंत तक बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है दोस्तों, हिंदी के पेपर में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। ये जो बात हो रही है अपनी, ये बात हो रही है क्षितिज पुस्तक से काव्य खंड की बात हो रही है। दूसरे भाग में आपके लिए गद्य साहित्य से लेकर आऊंगा, गद्य खंड से लेकर आऊंगा। आज जो टॉपिक है आज का, वो क्षितिज काव्य खंड से लिया गया है। तो क्षितिज में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एक अध्याय से लेके और क्षितिज काव्य खंड के आखिरी तक, उन सभी प्रश्नों पर आपसे डिटेल में चर्चा होगी। और इन प्रश्नों को सभी लोग गाइड लेकर बैठ जाएं। शिवलाल की गाइड आप लोग उठा लीजिए और उसमें जो प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं उन प्रश्नों को आप टिक कर लीजिए। अगर आपके पास कोई गाइड नहीं है तो आप बुक भी उठा सकते हैं, तो बुक में भी आप टिक लगा सकते हैं। जिन प्रश्नों को मैं बता रहा हूं इन प्रश्नों को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आप इनको याद करके जाइएगा। 100% संभावित प्रश्न हैं जो आपके पेपर में आ सकते हैं। चलिए, जैसे पहला पाठ जो है आपका, तो पहला पाठ है कबीर। पहले पाठ से जो प्रश्न लिया गया है, कबीर रसखान के भाव सौंदर्य की 2 विशेषताएं बताइए। पहले प्रश्न में पाठ से लिया गया है, कबीर रसखान के भाव सौंदर्य की 2 विशेषताएं लिखिए। इस प्रश्न को आप टिक लगा लीजिए, बुक में भी आप टिक लगा सकते हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न, सभी लोग पहला लेसन खोल के रखें क्षितिज पाठ से। दूसरा प्रश्न जो आपका रहेगा, सुमित्रा नंदन पंत के भाव सौंदर्य की 2 विशेषताएं लिखिए। फिर से रिपीट करता हूं क्वेश्चन, सुमित्रा नंदन पंत के भाव सौंदर्य की 2 विशेषताएं लिखिए। ये आपका एक पाठ से ही दूसरा प्रश्न होगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न जो आता है वो आपको अगले लेसन में लगाइए आप सखियां नामक पाठ निकालें और पहला प्रश्न आप टिक करें, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। क्या है क्वेश्चन आपका? मानसरोवर से कवि का क्या आशय है, यह प्रश्न आप टिक लगाइए। इसके बाद अगला प्रश्न आप लिखिए, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। ये सारे प्रश्न आपको गाइडों में, किताबों में देखने को मिलेंगे। 100% संभावित प्रश्न ऐसे हैं, अगर किसी ने हिंदी याद नहीं किया है और वो 2 दिन में इतने प्रश्नों को अगर पढ़ के जाता है तो डेफिनेटली उसका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा और पेपर में ये क्वेश्चन आपके देखने को मिलेंगे। तो अगला प्रश्न था, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। सभी लोगों ने टिक लगा लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है सबद। उसके सखियां के बाद देखिए आप, सबद नामक एक लेसन मिलेगा, उसके तुरंत बाद एक सबद लेसन है। सबद लेसन में आप टिक करिए, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा गया है। जे आप टिक करिए, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है। आपका टिक लग गया होगा। हाँ, आगे बढ़ते हैं। कवयित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है। कवयित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है।
ये आपको जो क्वेश्चन है ये आपको बाघ नामक पाठ में मिलेगा। अगला लेसन निकाल लीजिए, बाघ, पाठ का नाम है बाघ। नेक्स्ट लेसन, तो इसका पहला प्रश्न है बाघ का, कवित्री को घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है। यह प्रश्न आपका टिक लग गया होगा। फिर इसी के बाद आप आगे बढ़ते हैं और अब निकाल लीजिए आप अगला लेसन सवैये। जी हाँ, इस लेसन में केवल एक ही प्रश्न है, सवैये लेसन निकालें और सवैये लेसन में आप जो टिक करें उसमें लगाइए आप टिक, कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब निहारने के पीछे क्या कारण है। यह प्रश्न जो है आपका सवैये नामक पाठ से लिया गया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको टिक लगाइएगा। इसके बाद आप अगले लेसन पे आ जाएं, कैदी और कोकिला। अगला लेसन क्या है आपका, कैदी और कोकिला। सभी बच्चे अगले लेसन पर आ जाएं, कैदी और कोकिला नामक पाठ में, और इसमें आप टिक लगाइए। अगला प्रश्न है, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। जी हां, इस प्रश्न के बाद आप लगाइए, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है। यह आपको प्रश्न मिल जाएगा। पांचवा प्रश्न है इसका ये, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है। यह 2023 के भी पेपर में संभावित प्रश्न में आया था और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आप टिक लगाइए इसी लेसन से अभी, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है। हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है। हथकड़ियों को गहना, गहने श्रृंगार, हथकड़ियों का गहना वाला जो क्वेश्चन है, इस प्रश्न को थोड़ा सा अपन इस पर चर्चा करेंगे। आपने सुना होगा गहने श्रृंगार साज सज्जा के लिए पहने जाते हैं। गहने काय के लिए पहने जाते हैं, श्रृंगार और साज सज्जा के लिए पहने जाते हैं। इनमें पहनने की शोभा बढ़ती है। स्वतंत्रता सेनानियों की साज सज्जा एवं शोभा हथकड़ियों से बनती है। हथकड़ियों से बनती है। देश की आजादी के लिए हथकड़ियां पहनना और गौरव की बात होती है, इसलिए हथकड़ियों को गहना कहा गया है। मतलब इसके कहने का आशय कवि का यह है कि जिस प्रकार मनुष्य या महिलाएं कोई भी सोने चांदी के जेवरात पहनती हैं, आभूषण पहनती हैं, गहने पहनती हैं, जिस प्रकार नारी जाति की शोभा बढ़ा देते हैं, गहने पहनने के बाद नारी जाति की शोभा बढ़ जाती है, ठीक उसी प्रकार हमारे देश के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनका कहना है कि अगर हमने अपने देश में अपने देश के लिए लड़ाई लड़ी, देश के लिए हमने अपनी कुर्बानी दी, या देश के लिए हमें गद्दारों ने या हमें उन लोगों ने जो हमारे देश को बंदी बनाए हुए हैं उनने हमें गिरफ्तार कर लिया या हमें आपराधिक रूप से कानूनन कार्यवाही होकर गिरफ्तार किया गया है, तो ऐसी कंडीशन में जो हथकड़ियां उनको डाली गई हैं तो वो कहते हैं मेरे लिए गर्व की बात है, अगर मैं अपने देश के लिए हथकड़ियां पहनूं तो वह मेरे लिए गहने के समान है, क्योंकि ये मेरी देश की आजादी के लिए है, इसीलिए हथकड़ियों को गहना कहा गया है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और आगे आ जाइए आप लोग। अगला लेसन है आपका ग्रामश्री। ग्रामश्री नामक पाठ सभी लोग निकाल लें। ग्रामश्री से आप टिक करिए, कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है। कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है। इसमें ये प्रश्न नहीं लिखा हुआ है, आप इसको टिक लगा लीजिए। कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है। इसका मतलब कहने का आशय कवि का यह है, ग्रामश्री नामक पाठ से लिया गया है, गांव की शोभा अद्भुत है। गांव की शोभा कैसी होती है, अद्भुत। शहरों की अपेक्षा गांव में बहुत ही सुहावना लगता है। कारण क्या है, मुस्कुराती सी हरियालियां होती हैं,
रंग बिरंगे फूल होते हैं, नाना प्रकार के फल होते हैं, सब्जियां होती हैं आदि। ऐसी एक गांव में सारी चीजें मिलती हैं। अभी इन्हीं चीजों को प्राप्त करने के लिए शहरों में हमें दूर दराज तक जाना होता है, बाजार से खरीदना होता है, लेकिन हमें गांव में शुद्ध वायु, शुद्ध वातावरण, शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त होती है और गांव की जो हरियाली होती है वो बड़ी ही सुहावनी लगती है। तो हम कह सकते हैं कि गांव को हरता जनमन कहा गया है, इसलिए हर आदमी का यह मन भी मोह लेता है। इस प्रकार से इस प्रश्न को आप दे सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। इसी लेसन से आप टिक करिए। क्वेश्चन है आपका, गांव को मरकत डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है? गांव को मरकत डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है? मरकत पन्ना रत्न को कहा जाता है। आप लोगों ने कई रत्नों को सुना होगा। कई ऐसे शास्त्री लोग होते हैं, पंडित जी लोग होते हैं, वो आपको जब किसी के ग्रह नक्षत्र खराब होते हैं तो वो आप लोगों को बताते हैं कि आपके ऊपर कौन सा रत्न अच्छा होगा। वो अंगूठी में पहनने के लिए, आपसे रिंग में पहनने के लिए आपसे बोला जाता है कि ये वाला रत्न पहन लीजिए तो आपकी ग्रह दशा शांत हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार एक पन्ना रत्न होता है जिसको मरकत का नाम दिया गया है। तो मरकत का मतलब होता है पन्ना रत्न को कहा जाता है। इस रत्न का जो रंग होता है वो हरा होता है। कैसा होता है बच्चों? हरा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। इस रत्न का जो रंग होता है वो हरा होता है और मरकत के खुले डिब्बे को यह विशेषता होती है कि इसमें हर चीज साफ साफ दिखाई देती है। मतलब कि यह इतना स्पष्ट होता है, इतना ट्रांसपेरेंट होता है कि इसमें हम बड़ी स्पष्टता से देख सकते हैं। इसका जो डिब्बा होता है बड़ी स्पष्टता से देख सकते हैं। इस गांव की हरियाली मरकत के हरे रंग की तरह सुशोभित है। मतलब कि कहने का आशय है कि पन्ना रत्न की जो हरे रंग की जो तुलना की गई है वो गांव की एक हरियाली से की गई है। कैसे की गई है? गांव की हरियाली से। जी हाँ, गांव की हरियाली से की गई है, तो इसीलिए इसे हमने मरकत का डिब्बा जैसा कहा है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए एक प्रश्न इसमें और टिक करिए जो इसमें नहीं लिखा है। इसी लेसन से ग्राम श्री पाठ से आप एक प्रश्न और वेरी इंपॉर्टेंट जो है आप टिक करिए। अरहर और सनई के खेत, अरहर और सनई के खेत कवि को कैसे दिखाई देते हैं? तो कवि अरहर और सनई के खेत स्वर्णिम करधनियों जैसे दिखाई दे रहे हैं। स्वर्णिम करधनिया, करधनिया वो कहलाती हैं जो कमर में पहनी जाती हैं। आप लोगों ने देखा होगा बूढ़े पुराने लोगों में, जो पहले आप उनसे पूछ सकते हैं, पहले इन सब चीजों का चलन ज्यादा था, अब मॉडर्न जमाना हो गया है तो लोग आजकल इनको मॉडर्न तरीके से यूज करते हैं और अब इनका उपयोग भी कम होने लगा है। तो अगर हम बात करें, आप कभी सरसों के खेत में जाइए, सरसों के खेत में जाएंगे, एकदम आपको दूर दूर तक केवल और केवल क्या दिखाई देगा? पीला ही पीला खेत दिखाई देगा। आप लोगों ने फिल्म एक देखी होगी करण अर्जुन। क्या देखी है? करण अर्जुन। उसमें आप देखिएगा, आपको जो गाना होता है उसमें ये सारी चीजें, हरियाली, जो गांव का वातावरण है, गांव की हरियाली है, वो सारी चीजें आपको इसमें दिखाई गई हैं। तो आशा करता हूं कि ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। अरहर और सनई क्यारी के बाहर की तरह पंक्तियों में बोई जाती हैं। मतलब क्यारी और पंक्तियां, पंक्तियां मतलब होता है एक रो, एक लाइन। एक लाइन में जो हम खेती करते हैं, एक लाइन में जो हम बुवाई करते हैं, उसको पंक्ति मतलब होता है लाइन, लाइन में की जाती है। और इसलिए यह करधनी जैसी दिखाई देती है, करधनी जैसी दिखाई देती है। इनकी फलियों का रंग सुनहरा होता है। कैसा होता है? सुनहरा। इसलिए फलियां करधनी के घुंघरू जैसी सुशोभित होती हैं। जब इनकी बालियों को आप देखेंगे, ऊपर के इनके फूल को देखेंगे, तो छोटे छोटे से नंग टाइप के इनके फूल होते हैं, बड़े सुनहरे होते हैं, मन को प्रभावित करते हैं, बड़ा सुहावना लगता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कवि ने अरहर और सनई के खेत को, कवि ने सनई को के खेत कवि को दिखाई देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आपका आता है, लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा है और क्यों? ये आपको अगले लेसन से मिलेगा। और इस लेसन का नाम जो है, इस पाठ का नाम जो है वो है मेघ आए।
क्या है बेटा? मेघ आय। जी हाँ, मेघ आय नामक पाठ निकालिए आप, जिसके जो रचयिता हैं वो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। और मेघ आय पाठ से आप क्वेश्चन टिक करें। मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन हुए? एक ये वाला भी लगा लीजिए आप। इसके बाद लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा है और क्यों? एक ये वाला लगा लीजिए आप। इसके बाद आप आगे बढ़ें और अब लेसन निकालें, बच्चे काम पर जा रहे हैं। अगला लेसन, बस इसमें 2 ही लगने थे। अगले लेसन में निकालें, बच्चे काम पर जा रहे हैं। लेसन का नाम बच्चे काम पर जा रहे हैं और इसके जो लेखक कवि हैं वो है राजेश जोशी जी। इसमें आप टिक लगाइए। प्रश्न है, बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है? बच्चे का काम पर जाना धरती के एक समान क्यों है? इसको आप टिक लगा लीजिए। बच्चे का काम पर जाना धरती के बड़े हादसे के समान क्यों है? इसके बाद आप आगे बढ़ें और ये जो क्वेश्चन है ये मैंने आपको इसी लेसन से है, जिस लेसन से आपने अभी टिक लगाया था, मेघ आय। मेघ आय में लगाइए आप, पुनः रिपीट हो जाइए, बैक आइए और लगाइए, पीपल ने, कवि ने पीपल को ही बड़ा बुजुर्ग क्यों कहा है? कवि ने पीपल को ही बड़ा बुजुर्ग क्यों कहा है? ये आपको मेघ आय पाठ का 11वां प्रश्न है। रचना एवं अभिव्यक्ति माध्यम से 11वां प्रश्न आप टिक करिए, पीपल, कवि ने पीपल को ही बड़ा बुजुर्ग क्यों कहा है? और इसके बाद है गांव, कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है? ये वाला आप नोट कर लीजिए, कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है? इस प्रकार से आपका ये क्षितिज काव्यखंड कंप्लीट होता है। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें थे, मैंने एक एक प्रश्न आपको बता दिया है और मैं आशा करता हूं कि आप इन प्रश्नों को आप अच्छे से देख कर जाइए तो निश्चित रूप से आपको कहीं ना कहीं पेपर में ये प्रश्न देखने को मिलेंगे। इनके आप आंसर याद कर लीजिए। अगर किसी बच्चे को कोई प्रश्न का आंसर नहीं मिलता है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, निश्चित ही उसकी आंसर शीट हम आपको डाल देंगे। और आपसे आशा करते हैं कि प्रश्न को आप ध्यान से देख लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।